गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई एम वैभव भाटिया। आई एम अ क्वालिफाइड सीएस। लास्ट 4 years से आई एम टीचिंग इन सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर ओवर देयर, दैट इज अ लॉ सब्जेक्ट ओवर देयर। And today I am here taking the lecture number 1 on the CA foundation, that is business laws and business correspondence and reporting, that is your paper number 2. And so first of all I discuss आज कि पेपर बिजनेस लॉ का पेपर आता कितने मार्क्स का है। सेकेंड थिंग, उसके बाद हम लॉ को रीड कैसे करेंगे, सेकंड पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। एंड उसके बाद देन विल टॉक द फर्स्ट टॉपिक जो आज मैं टेक ऑन करने वाला हूं, दैट इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी लॉ। एंड वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दैट इज आपका पेपर का नंबर पता होना चाहिए, दैट इज योर पेपर नंबर 2। पेपर का नाम क्या है? पेपर नंबर 2। और पूरा नाम क्या है पेपर का? बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज योर बिजनेस लॉज। और जो बिजनेस लॉज है वो कितने मार्क्स का है? दैट कैरी 60 मार्क्स। दैट कैरी 60 मार्क्स। और इस 60 मार्क्स में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉज आपको 60 मार्क्स के लिए रीड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज बिजनेस लॉज, टोटल मार्क्स कितने हैं? 60 मार्क्स का। और 60 मार्क्स कितने पार्ट में डिवाइडेड? 5 चैप्टर्स में क्या है? डिवाइडेड है। सबसे पहला एक्ट जो आपको रीड करना है दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड सेकंड एक्ट जो आपको रीड करना दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड वन दैट इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, दैट इज योर फोर्थ एक्ट। एंड लास्ट वन दैट इज योर कंपनीज एक्ट 2013। पूरा कंपनीज एक्ट रीड नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं, सिर्फ वही रीड करना है। पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। एक बार हल्का हल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं सभी एक्ट के बारे में कि एक्ट क्या बात क्या करता है इसके बारे में। फर्स्ट वन सबसे पहले बात करें दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? क्यों? डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के अंदर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जरूर बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ओला बुक करी या उबर बुक करी या डीटीसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, स्टिल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, बट हमें पता नहीं लगता इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा नहीं हुआ। बट स्टिल उस सिचुएशंस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अप्लाई हो रहा होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब अप्लाई होता है? अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो कौन सा एक्ट अप्लाई हो जाएगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा है? मूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो कौन सा एक्ट अप्लाई हो जाएगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड थर्ड एक्ट जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर कोई दो बंदों को अगर बिजनेस करना, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर दो बंदों को बिजनेस करना तो पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। इसमें जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। फोर्थ एक्ट दैट इज योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज 2008। तो सबसे पहले डिफरेंस राइज होता है कि सर ये दोनों एक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। पहली तो बात एक ईयर का डिफरेंस है, 1932 और 2008। सेकंड डिफरेंस है कि अगर आपकी कोई भी पार्टनरशिप हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। बट अगर एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड, जस्ट लाइक एज अ कंपनी। क्योंकि कंपनी के अंदर भी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ऐसी एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और क्या क्या डिफरेंस है जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हम डिटेल में क्या करेंगे? बात करेंगे। लास्ट वन जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। पूरा मैंने दोबारा रिपीट किया, पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हम जो डील करेंगे दैट कंपनीज एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविजन आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ने वाले हो, और इस टॉपिक को आज हम टच करेंगे। और बट उस टॉपिक को टच करने से पहले मैं सबसे पहले एक रीड करना चाहता हूं कि आप लॉ को रीड कैसे करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी प्रोविजंस अभी मैं बताऊंगा कि लॉ को रीड कैसे करते हैं वो पूरे थोड़ा जितने भी एक्ट में पढ़ाऊंगा वहां पे सब में काम आने वाला। ये नहीं खाली कंपनीज एक्ट के लिए प्रोविजन होगा या अदर एक्ट के लिए नहीं होगा। जो भी एक्ट आप पढ़ोगे सभी एक्ट के अंदर आज जो बेसिक प्रोविजन बताने वाला हूं सब काम आएंगे। चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लो, चाहे आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लो या एलएलपी एक्ट, कोई भी एक्ट पढ़ लो, दुनिया का कोई भी एक्ट पढ़ लो, वो सारे प्रोविजंस काम आने वाले। क्लियरली? तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। हमारे देश में लॉ पास कौन करता है?
पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो क्वेश्चन क्या, हमारे देश में लॉ पास कौन करता, पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो हमारे देश में अगर कोई भी लॉ पास करना हो, इट इज ऑलवेज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सॉरी, इट इज ऑलवेज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट का मीनिंग क्या? दैट इज अ लोकसभा एंड द राज्यसभा ओवर देयर। और सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी 5 साल में चेंज होती रहती है। तो आज के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज अ भारतीय जनता पार्टी, एंड द फेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज अ मोदी जी ओवर देयर। तो इट मीन मोदी जी चाहे तो खुद अकेले लॉ पास नहीं कर सकते, उनको किसका अप्रूवल चाहिए होगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है? तो पहले अप्रूवल किसका लें, लोकसभा का या राज्यसभा का? तो पहले अप्रूवल लेना पड़ता है आपको लोकसभा का, दिस इज द फर्स्ट वन। फिर उसके बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ता है राज्यसभा का। दिस इज द हायरार्की कि हम सबसे पहले किसका अप्रूवल लेते हैं? लोकसभा का, फिर हम इसका अप्रूवल लेते हैं राज्यसभा का, उसके बाद हम प्रेसिडेंट की कंसेंट लेते हैं, देन फिर क्या होता है, लॉ क्या होता है, अल्टीमेटली पास हो जाता है। बट मोदी जी आज की डेट में अकेले लॉ पास नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पास नहीं कर सकती, किसका अप्रूवल चाहिए होगा? लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो और उसको क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम क्या? दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा को आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, दैट इज द लोअर हाउस। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या? दैट इज द अपर हाउस। क्लियरली? तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? दैट इज द लोअर हाउस, एंड राज्यसभा का दूसरा नाम क्या? दैट इज द अपर हाउस ओवर देयर। तो पहले अप्रूवल किसका चाहिए? लोकसभा का, देन द अप्रूवल शुड बी टेकन बाय द राज्यसभा ओवर देयर, देन द लॉ हैज बीन passed after the taking the consent of the president over there. Clear है? तो bill is passed by whom? Parliament or the central government? Bill is passed by the parliament over there. That is approval किसका चाहिए? लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो एक बिल को अप्रूव करवाने के लिए अप्रूवल किसका चाहिए? लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्या मोदी जी अकेले पास कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले लॉ पास कर सकती है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। रीजन? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलोन पावर ही नहीं है कि वो लॉ को क्या कर सके? पास कर सके। उसका अप्रूवल किसका चाहिए? लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं, बिल और एक्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अभी तक मैंने काफी सारे 5 एक्ट आपको बताया कि आपके सिलेबस के अंदर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्लियर है, कंपनीज एक्ट, लास्ट में हर जगह वर्ड क्या लिखा हुआ? एक्ट। अगर देखना चाहो देख सकते हो, क्या लिखा हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। हर लास्ट में हर बार वर्ड क्या लिखा हुआ? एक्ट। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, कभी भी कोई भी लॉ स्टार्टिंग से वर्ड एक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में हमेशा वो क्या होता है? बिल। स्टार्टिंग में हमेशा वो क्या होता है? बिल। बिल उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? एक्ट के अंदर। बिल बाद में किस में कन्वर्ट होता है? एक्ट के अंदर। अभी रिसेंटली एक नया बिल आया, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बाद में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किस में कन्वर्ट हो गया था? दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ओवर देयर। क्लियरली? तो स्टार्टिंग से कोई भी एक्ट नहीं होता, पहले वो बिल होता है, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट के अंदर। तो एक बार देखते हैं कि हाउ द बिल इज कन्वर्टेड इनटू द एक्ट ओवर देयर। अगर बिल की बात करें, सबसे पहले बिल को प्रिपेयर करना पड़ता है, और बिल प्रिपेयर कौन करता है? लॉ मेकर। बिल कौन प्रिपेयर करता है? लॉ मेकर। मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कौन सा लॉ मेकर ने कौन सा एक्ट बनाया ओवर देयर। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर अप्रूवल किसका चाहिए? लोकसभा एंड द राज्यसभा। पहले अप्रूवल किसका? लोकसभा, बाद में अप्रूवल किसका? राज्यसभा। बाद में स्टेप नंबर 3, प्रेसिडेंट की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। प्रेसिडेंट की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। और जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई, जिस दिन प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी है, उस दिन बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट। तो स्टेप नंबर 1 में जो क्या था? वो बिल। स्टेप नंबर 3 में आता है बिल किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट के अंदर। स्टेप नंबर 3 में आता है बिल किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट के अंदर। और उसके बाद उस एक्ट को कहां पे नोटिफाइड कर दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। कहां पे नोटिफाइड कर दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत का राजपथ। क्या कहते हैं? दैट इज हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भारत का राजपथ। और इसमें हम ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर बताते हैं कि वो एक्ट कब से इफेक्टिव माना जाएगा। तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ एक्ट है, क्या कह सकते हैं हम इसको? इफेक्टिव डेट ऑफ एक्ट। दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ एक्ट। जो इफेक्टिव डेट ऑफ एक्ट है वो कहां पे नोटिफाइड होती है? इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ओवर देयर। क्लियरली? और बिल कब एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? जब प्रेसिडेंट की क्या मिल जाती है? कंसेंट। तो बिल इज कन्वर्टेड इनटू द एक्ट ओवर देयर। हम इसका एक बार एग्जांपल भी ले लेते हैं कि बिल
हाउ द बिल इज कन्वर्टेड इनटू द एक्ट, एक एग्जांपल के साथ कोरिलेट करते हैं। अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले कंपनीज एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। बट कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्टिंग से कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था, पहले वो क्या था, बिल। क्लियरली, तो हाउ इट इज पास्ड, सबसे पहले पास कहां पे हुआ, लोकसभा। और इसको पहले एक स्टेप इससे पहले आता, बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मेकर। तो इट मीन, और ये कंपनीज एक्ट किसने प्रिपेयर किया था, अरुण जेटली जी ने। किसने प्रिपेयर किया था, अरुण जेटली जी ने। और पास कहां पे हुआ, लोकसभा के अंदर। कौन सी डेट पे, 18 दिसंबर 2012 को। तो पहले अप्रूवल किसका मिलता है, लोकसभा, उसके बाद अप्रूवल किसका चाहिए होता है, राज्यसभा। राज्यसभा में पास कहां पे हुआ, 8 अगस्त 2013। पास कहां पे हुआ, 8 अगस्त 2013। उसके बाद प्रेसिडेंट की कब मिल गई कंसेंट, कौन सी डेट पे, 29 अगस्त 2013। प्रेसिडेंट कंसेंट कब मिली है, 29 अगस्त 2013। तो कह सकते हैं कंपनीज एक्ट, कंपनीज बिल कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट कब हो गया, 29 अगस्त 2013 को। और उसके बाद नोटिफाइड कब हुआ, भारत के राजपत्र में, दैट इज 30 अगस्त 2013। कब नोटिफाइड हुआ, दैट इज 30 अगस्त 2013। इस तरीके से बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट। तो हमेशा बात रखना, कोई भी स्टार्टिंग से कोई भी एक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग से हमेशा वो क्या होता है, बिल होता है। बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट के अंदर। क्लियर है। और कैसे कन्वर्ट होता है वो, उसका प्रोसेस मैंने बता दिया, 4 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले अप्रूवल लोकसभा, सेकेंड इज द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, थर्ड वन प्रेजेंट कंसेंट, and last one bill, that act has been notified in the official gazette of India. That's how bill is converted into the act over there. अब जो नेक्स्ट पोर्शन की जो बात करने वाले हैं, कई बार एक टेक्निकल टर्म्स वगैरह होती हैं जो हमें एक प्रोविजंस को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि अब मैं अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर वो सेक्शंस के अंदर बात करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सब क्लॉजेस क्या होते हैं, सारी उसके बारे में बात करेंगे। इसको रीड कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से मैं कोरिलेट कर दूं कि इसको रीड कैसे करते हैं, इसके जनरल प्रोविजंस क्या हैं, इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर क्लास के अंदर अगर मैं जब भी सेक्शन को रिलेट करूं तो आपको ये नहीं पता होना कि सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्लास के अंदर उस चीज को कवर कर लेना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन, व्हाट इज सब सेक्शन, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है। तो एक जनरल रूल है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में रोमन 1 ब्रैकेट में रोमन 2 आई। हम इसको रीड कैसे करेंगे, रोमन 1 और रोमन 2। इसको रीड कैसे करना है, सिंगल आई 2 आई रीड नहीं करना, इसको रीड क्या करना है, 1 एंड 2। जैसे हम क्लास 1 to 12 के अंदर होते हैं, उसमें भी रोमन वर्ड्स के अंदर लिखा होता है, तो हम ये थोड़ी रीड करते हैं कि हम क्लास रोमन सिंगल आई में है या 2 आई में या 3 आई के अंदर। हम क्या करते हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो यहां पे भी अगर लॉ के अंदर कोई भी टर्म रोमन न्यूमेरिक में दे रखी है तो इसके लिए उसको रीड कैसे करेंगे, दैट इज 1 एंड 2 ओवर देयर। क्लियर है। तो सेक्शन, ये जो 3 वर्ड है, जो 3 है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्शन। तो सबसे पहला वर्ड है तो इसको क्या बोलने हम, सेक्शन। और जो ब्रैकेट में 2 है इसको क्या बोलेंगे हम, सब सेक्शन। इसको क्या बोलने वाले हैं हम, सब सेक्शन। एंड जो रोमन में रोमन 1 है उसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉज। एंड रोमन 2 है जो उसको क्या बोलेंगे हम, सब क्लॉज। तो क्या बोलने वाले हैं, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। क्या रीड करते हैं, दोबारा रीड करो, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ओवर देयर। क्लियर है। अगर दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पे जो भी रोमन में टर्म होगी उसको आप सिंगल आई या 2 आई रीड नहीं करोगे, उसको हम रीड कैसे करते हैं, 1 एंड 2, 1 2 3 4 जैसे भी रोमन न्यूमेरिक में दे रहे होगा। तो क्या रीड करेंगे, सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर आता है क्लॉज, उसके बाद क्या आता है, सब क्लॉज। ये क्या है, एक जनरल रूल है। ये क्या है, एक जनरल रूल है। इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी क्या है, पूरी लॉ में एक एक्सेप्शन दे रखी है, जहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, सीधा क्या आता है, क्लॉज, फिर क्या आता है, सब क्लॉज। जनरल रूल क्या है, पहले क्या आता है, सेक्शन, फिर सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज एंड देन आफ्टरवर्ड्स सब क्लॉज। एंड बट एक एक्सेप्शन है इस जनरल रूल की, एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है, इसलिए अगर आप किसी भी कंपनीज एक्ट का, किसी भी कंपनीज एक्ट का, आप किसी भी कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हैं, याद रखना, किसी भी एक्ट का अगर आप सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 2 हमेशा क्या होता है, डेफिनेशनल पार्ट। सेक्शन 2 हमेशा क्या होता है, डेफिनेशनल पार्ट। उस डेफिनेशनल पार्ट के अंदर कभी भी ध्यान रखना, सब सेक्शन नहीं आता, फिर क्या आता है, क्लॉज। उस सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर आता है क्लॉज, फिर उसके बाद क्या आता है, सब क्लॉज।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सेक्शन का सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 2, एक याद रखना किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, हमेशा डेफिनेशनल सेक्शन। किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, डेफिनेशनल सेक्शन होता है। क्लियर है। और जब भी आप सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हो, याद रखना जब भी आप सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हो, याद रखना कभी भी आप जैसे सेक्शन नंबर 2 रीड कर रहे हो, सेक्शन नंबर 2, इसको बोलते हैं हम डेफिनेशनल सेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, डेफिनेशनल सेक्शन। क्लियर है। और यहां पे सेक्शन के बाद जब भी सेक्शन डेफिनेशनल पार्ट आप रीड कर रहे हो, यहां पे हमेशा सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आता, फिर क्या आता है, क्लॉज। यहां हम कैसे रीड करेंगे, अगला एग्जांपल ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 20 लिखा हुआ है, तो 2 को क्या रीड करेंगे हम, सेक्शन। 2 को क्या रीड करेंगे हम, सेक्शन। ब्रैकेट में जो 20 है उसको क्या रीड करेंगे, क्लॉज। यहां पे कोई भी सबसेक्शन नहीं होता, यहां पे कोई भी सबसेक्शन नहीं होता। क्लियरली है। और यार रखना किसी भी एक्ट का हमेशा उठा लेना, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्या होता है, हमेशा डेफिनेशनल पोर्शन, उसको कहते हैं डेफिनेशनल पोर्शन ऑफ द एक्ट। उसके अंदर पूरे एक्ट की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, प्रिस्क्राइब होती है। चाहे आप इनकम टैक्स उठा लो, जीएसटी उठा लो या कंपनीज एक्ट उठा लो, हमेशा सेक्शन नंबर 2 आपको क्या दिखेगा, डेफिनेशनल पोर्शन। और जब भी डेफिनेशनल पोर्शन रीड कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सेक्शन नंबर पहले जो 2 लिखा है इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्शन। और जो ब्रैकेट में 20 लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉज। इसके अंदर कभी भी सबसेक्शन नहीं आता। क्लियरली है। दिस इज द एक्सेप्शन। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सेप्शन। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसकी, जनरल रूल की। जनरल रूल में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या आता है, सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। क्लियरली। बट यहां पे आपको जब भी डेफिनेशनल पोर्शन रीड कर रहे हो, वहां पे सबसे पहले क्या आएगा, सेक्शन, फिर क्लॉज, इसके बाद अगर कुछ अगर लेट रोमन आई 1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, सब क्लॉज। यहां पे कोई भी नो सबसेक्शन, यहां पे कोई भी सबसेक्शन नहीं होता। ये जनरल प्रोविजन, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की, क्या चलता है आगे। तो जनरल रूल आपने पढ़ दिया, कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। एक्सेप्शन भी पढ़ा दिया, अगर आप सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हो किसी भी एक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशनल पोर्शन ऑफ द एक्ट, तो उसमें सबसे पहले सेक्शन आता है, फिर सब सेक्शन नहीं हो तो उसका सीधा क्लॉज, फिर सब क्लॉज ओवर देयर। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टर्म्स मैं बताने वाला हूं, क्योंकि लॉ के अंदर ग्रामर इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट पूरा लॉ 4 वर्ड्स के ऊपर चलने वाला है। क्लियरली, पूरा लॉ 4 वर्ड्स के ऊपर चलेगा। और 4 वर्ड कौन कौन से, हम एक बार रीड कर लेते हैं। पूरी लॉ 4 वर्ड्स के ऊपर चलता है। फर्स्ट वन इज शेल। शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। यहां पे इज, एम, वाज, वर कुछ नहीं होता, हैज, हैव कुछ नहीं है। क्या है शेल, शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। अभी एग्जांपल से भी बताऊंगा कि शेल की रेलिवेंस क्या होती है। सेकंड इज मे, सेकंड कॉल इज मे का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शनल। मे क्या होता है, ऑप्शनल। अभी डिटेल के अंदर बात करेंगे। थर्ड वर्ड इज एंड। एंड का मीनिंग क्या होता है कि ऑल द कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। लॉ के अंदर जितनी भी कंडीशन हुई, सारी की सारी कंडीशन एट द सेम टाइम क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज और के अंदर का मीनिंग क्या होता है, एनी वन ऑफ द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड होगी तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो वन बाय वन बात करते हैं कि शेल में एंड और का इंपैक्ट अगर हम लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा। लेट अस में एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले शेल की बात करें। शेल में अगर लॉ के अंदर लिखा हुआ है, अ कंपनी शेल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी शेल बी फॉर्म्ड लॉफुल पर्पस। तो वर्ड क्या लिखा यहां पे, शेल। शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। इट मींस कंपनी सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस के लिए ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लॉफुल पर्पस मींस सिर्फ लीगल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि लॉ में क्या लिख दिया साथ में, शेल। लॉ इट मींस कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस या इलीगल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। क्लियरली है। अगर लेट दो यहां पे अगर शेल की जगह
एज्यूम, यहाँ लेट एज्यूम, यहां पे शेल की जगह मैं मे लिख दूं, शेल की जगह क्या लिख दूं यहां पे मे, तो अगर यहां पे लॉ में मे लिख दिया, इट मींस कंपनी चाहे तो लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना चाहे तो ना हो। इट मींस मे का मीनिंग क्या हो गया, ऑप्शनल। मे का मीनिंग क्या हो गया, ऑप्शनल। इट मींस कि आप इलीगल पर्पस के लिए भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखो सुपारी, खाने वाली नहीं वो टपकाने वाली, क्लियरली। बट अगर लॉ के अंदर मे लिखा तो मे का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शनल। अगर लॉ में शेल लिखा हुआ है तो शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी। आपको लॉ वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है। कैसे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है। अगर लॉ में मे लिखा हुआ है तो लॉ फॉलो जैसे करना चाहो कर लो, अगर आपकी मर्जी है करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। क्लियर, इट इज ऑप्शनल, इट इज बेस्ड ऑन द कंपनी, करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। क्लियर है। तो दो वर्ड्स हो गए, शेल का मीनिंग क्या हो गया, मैंडेटरी। मे का मीनिंग क्या हो गया, ऑप्शनल ओवर दे। अब बात करते हैं आगे। थर्ड वर्ड क्या था, एंड। थर्ड वर्ड क्या था, एंड। एंड में क्या था, ऑल द कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। और लास्ट वर्ड क्या था, और एनी वन ऑफ द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगर लेट अज्यूम लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंड। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी बाद में मैं आपको एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। कहां पे, स्मॉल कंपनी की कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे। सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर वहां पे लिखा है उस स्मॉल कंपनी की मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 लाख। एंड मैक्सिमम टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, मैक्सिमम टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। तो यहां पे बीच में क्या लिख दिया, एंड। बीच में क्या लिख दिया, एंड। तो एंड का मीनिंग क्या होता है कि अगर उस कंपनी को स्मॉल कंपनी तभी माना जाएगा अगर वो ये दोनों की दोनों कंडीशन, कौन सी दोनों कंडीशन, एक पेड अप कैपिटल वाली और एक टर्नओवर, साथ के साथ सेटिस्फाइड करेगी, तभी उस कंपनी को क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी माना जाएगा। कौन सी दो कंडीशन है, एक पेड अप कैपिटल वाली और एक टर्नओवर। अगर उस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है एंड उसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तभी उस कंपनी को क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी माना जाएगा। क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड का मीनिंग है ऑल द कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। क्लियरली है। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तभी उस कंपनी को क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी माना जाएगा। अगर लेट अज्यूम बीच में अगर यहां पे लेट अज्यूम बीच में अगर मैं और लिख दूं, बीच में क्या लिख दिया मैंने, और। अगर बीच में और लिखा है कहीं पे भी कंडीशन है तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, कौन सी, या तो पेड अप कैपिटल वाली या टर्नओवर वाली, तभी उस कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, स्मॉल कंपनी मान लिया जाएगा। कौन सी कंडीशन, या तो पेड अप कैपिटल वाली या फिर टर्नओवर वाली। और का मीनिंग क्या होता है, और का मीनिंग हिंदी में बोलते हैं या। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर देते हो, चाहे वो पेड अप कैपिटल की हो चाहे वो टर्नओवर की हो, उस कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, स्मॉल कंपनी मान लिया जाएगा। अगर लॉ में क्या लिखा बीच में, और। अगर इसमें की जगह एंड लिख दिया तो दोनों की दोनों कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। तो पूरा लॉ के अंदर आपको 4 वर्ड सबसे ज्यादा मिलेंगे, दैट इज शेल, सेकंड फर्स्ट वन इज शेल, सेकंड वन इज मे। शेल का मीनिंग क्या होता है, मैंडेटरी, आपको लॉ ऐसे ही फुलफिल करना पड़ेगा। मे का मीनिंग है ऑप्शनल, करना चाहो करो, ना करना चाहो आपकी मर्जी है। एंड का मीनिंग सारी की सारी कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। और का मीनिंग कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक, जितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं 1 2 3 जितनी भी कंडीशंस हैं, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो आपका काम पूरा हो जाएगा। दैट इज द 4 टर्म्स जो हम यूज करते हैं पूरे एक्ट के अंदर। खाली कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक्ट उठा लो, ये 4 टर्म सबसे ज्यादा आपको मिलने वाली, उनका मीनिंग यही है। दुनिया कोई भी एक्ट, वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कंपनी लॉ कोई भी हो, क्लियरली दैट इज द 4 टर्म्स जो हम लॉ के अंदर पढ़ने वाले। क्लियर है। अब आपको जो डेफिनेशनल पोर्शन होगा, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हो, डेफिनेशन भी 3 तरीके की होती है। डेफिनेशन भी कितने तरीके की होती है, 3। सबसे पहले डेफिनेशन एक मीन से स्टार्ट होती है, सेकंड डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है,
और जो थर्ड डेफिनेशन है वो मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट होती है। अभी स्पेशली जब मैं कंपनी लॉ का पोर्शन करवाऊंगा आपको मैं दिखा भी दूंगा, जो डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही होंगी, कुछ डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं, एंड कुछ डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा जो मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सर तो इन तीनों डेफिनेशन में क्या कोई डिफरेंस होता है? आंसर इज यस। दो तीनों डेफिनेशन, जो मीन से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग अलग है, जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग अलग है, और जो डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या है? अलग है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि उसका मीन से जो स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या है, जो इंक्लूड से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या है, एंड लास्ट वन जो मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या है। तो अगर कोई भी डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही हो, कोई भी डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही हो, उसका मीनिंग होता है इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अगर कोई भी डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ, दिस डेफिनेशन इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव का मीनिंग दिस मीन्स ओनली दिस, इसके अलावा हम कोई भी चीज और ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट लिस्ट ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर हमने कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है, और कंपनी की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है? मीन्स से। इट मीन्स इट इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्लियर है? तो जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन दैट इज अ स्टार्ट विद द इंक्लूड्स। सेकेंड डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है? दैट इज अ इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट मीन्स कि अभी हम और भी चीजें ऐड करना चाहे, लिस्ट इज, कई बार हम कहते हैं लिस्ट इज इंक्लूसिव, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हम और भी चीज ऐड करना चाहे कर सकते हैं, दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशंस ओवर देयर। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 क्लॉज 11 दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। जब डेफिनेशनल पोर्शन करवाऊंगा सेक्शन नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो उसके अंदर बताऊंगा कि जब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आएगी तो उसके अंदर जो बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग है, वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है? इंक्लूड से। कैसे स्टार्ट होती है? इंक्लूड। इट मींस इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। अभी लिस्ट इज इंक्लूसिव, लिस्ट इज इंक्लूसिव। थर्ड वन इज मीन्स एंड इंक्लूड्स। थर्ड डेफिनेशन कौन सी होती है? मीन्स एंड इंक्लूड्स। और मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब जो पोर्शन मीन से स्टार्ट हुआ वो तो पोर्शन क्या हो गया? एग्जॉस्टिव। जो पोर्शन किससे स्टार्ट हुआ? मीन से स्टार्ट हुआ, वो पोर्शन क्या हो गया? एग्जॉस्टिव। और जो पोर्शन इंक्लूड से स्टार्ट हुआ वो पोर्शन क्या हो गया? इंक्लूसिव। अभी कुछ डेफिनेशन ऐसी भी आएंगी जो डेफिनेशन उससे कुछ पोर्शन में मीन्स भी लिखा हुआ और कुछ पोर्शन में इंक्लूड्स भी लिखा हुआ, तो उसको कहते हैं उसका हाफ ऑफ द पोर्शन क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव, एंड हाफ ऑफ द पोर्शन क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव। जब हम एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन करेंगे जो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? सेक्शन 2 क्लॉज 6, जो कहां पे लिखी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो वहां पे हम बताएंगे एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कि वो डेफिनेशन किससे स्टार्ट हो रही है? मीन से भी स्टार्ट हो रही है और इंक्लूड से भी स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स हैं या कुछ डेफिनेशन है जो आपको काम आएगी। क्लियर है? अब बिल कैसे एक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, बिल पास कौन करता है, शेल में, एंड, और ये मीन्स इंक्लूड, जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ाई हैं या जितनी भी टर्म्स मैंने यूज करी हैं, ये आपके पूरे सिलेबस के अंदर, इट मींस कोई भी आप एक्ट उठा लो, या तो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, या आप फर्दर एलएलबी भी करते हो, ये टर्म आपको हर जगह काम आने वाली, ये बेसिक प्रोविजन आपको हर जगह काम आने वाला। दिस इज द बेसिक प्रोविजंस। क्लियरली है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट यूनिट। तो क्योंकि कंपनी लॉ आपका जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है, दैट इज, तो उसकी मैंने उसको चैप्टर को मैंने 5 यूनिट्स के अंदर क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनिट नंबर 1। स्टार्ट करने वाले दैट इज यूनिट नंबर 1, जिसको मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी लॉ। जिसको क्या कहता हूं मैं? दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन देने से पहले हमें कोई भी अगर एक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिकली उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो आया कहां से, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी उस एक्ट को समझने में सबसे ज्यादा आसानी हो जाती है। क्लियरली है? तो कुछ नहीं, 2 मिनट ज्यादा लूंगा कि 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। उसके अंदर तो सबसे पहला दैट इज अ हिस्ट्री अबाउट द कंपनी लॉ। आया कहां से? अगर आप किसी से भी पूछोगे वो सबसे पहले क्या बोलेगा? कंपनीज एक्ट, उसको 1956 याद होगा, या जो करंटली एक्ट चल रहा है 2013, या उसको वो याद होगा। उसको ये नहीं पता होगा कि इट मींस जो 1956 से भी पहले हमारा कोई कंपनीज एक्ट हुआ करता था। अब एक स्टोरी जो सर ने मुझे सिखाई थी, मैं वो आगे जस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। वो हम बेसिकली स्टोरी सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बट इस कंपनी लॉ की स्टोरी में एक राजा था
और एक रानी थी, बट इसके अंदर राजा मर जाता है बट रानी जिंदा रह जाती है, और जो राजा मरता दैट इज कॉल्ड एज बहादुर शाह जफर, एंड जो रानी जिंदा रहती है दैट वाज रानी विक्टोरिया ओवर देयर। और वो सबसे पहला कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस करती है इन 1850। पहले एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दैट वाज 1850। और आपको पता होगा, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आपकी जो फर्स्ट कंपनी दैट इज वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, याद होगा हिस्ट्री में भी पढ़ते, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर देयर which was first introduced by the Rani Victoria in the 1850 over there। उसके बाद भी काफी सारे एक्ट आए हैं जो अमेंड हुए, दैट इज कंपनीज एक्ट 1856, कंपनीज एक्ट 1882, फिर कंपनीज एक्ट 1913 एंड दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956 जो सभी को पता है। और उसके अराउंड 50 इयर्स के ज्यादा के बाद नोटिफाइड कौन सा नया एक्ट हुआ? कंपनीज एक्ट 2013, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो इट मींस आज के बाद कभी मत कहना कि कंपनीज एक्ट 1956 वाज द फर्स्ट एक्ट ऑन द कंपनी लॉ। It was 1850 was the first act that was introduced in the by the Rani Victoria over there। और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा जब मैं टाइप ऑफ कंपनी बढ़ाऊंगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। और उसके बाद कौन सा एक्ट है? दैट वाज कंपनीज एक्ट 1856, फिर 1882, फिर उसके बाद कौन सा है? 1930 एंड फिर 1956 जो आपका फेवरेट एक्ट है और जो आपके सिलेबस में दैट वाज कंपनीज एक्ट 2013। तो एक बार बिना देखे सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे पहला 1850 विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रानी विक्टोरिया, मतलब सबसे पहले इंडिया में जो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 ओवर देयर। उसके बाद 1856, थर्ड वन 1882 एंड फोर्थ वन दैट वाज 1913। फिर उसके बाद आता है 1956 जो आपका फेवरेट एक्ट है, एंड लास्ट वन जो अभी अमेंड हुआ दैट वाज कंपनीज एक्ट 2013 जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है। और ये कि हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनीज एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, कंपनी लॉ, वो आया कहां से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोविजन से, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी होती क्या है और कंपनी की डेफिनेशन कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन या 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। और कंपनी की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हो रही है? मींस। कंपनी की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हो रही है? मींस से। तो इट मींस मैंने जो टर्म्स बताई थी कि अगर आप डेफिनेशनल पोर्शन सेक्शन पढ़ रहे हो तो सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आता, क्या आता है? क्लॉज, वो भी देख लिया। और कंपनी की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हो रही है? मींस। ये भी मैंने बताया कि टाइप ऑफ डेफिनेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। फर्स्ट वन मींस, सेकंड वन इज इंक्लूड्स, थर्ड वन इज मींस एंड इंक्लूड। दिस इज वन ऑफ द दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 की जो कंपनी की डेफिनेशन है वो कैसे स्टार्ट होती है? कंपनी मींस। क्या लिखा हुआ? कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, which is incorporated under this act or under any previous company law। क्या लिखा हुआ है? कंपनी मींस दैट कंपनी जो या तो दिस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई। दिस एक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट का मीनिंग क्या है? दैट इज द कंपनीज एक्ट 2000। लॉ में कहीं पे भी आपको दिस एक्ट दिखाई दे, दिस एक्ट का मीनिंग है कंपनीज एक्ट 2013। और प्रीवियस कंपनी लॉ में तो बहुत सारे आ सकते हैं, that is 1956 act, 1882, 1913, 1856, काफी सारे आ जाएंगे। तो प्रीवियस कंपनी लॉ में काफी सारे आ जाते हैं। तो इट मींस कंपनी मींस दैट कंपनी या तो 2013 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ दैट इज 1956 में, 1882 में या फिर 1856 के अंदर किसी के भी अंदर क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट। उसको क्या बोलेंगे हम? कंपनी। क्या बोलेंगे हम उसको? कंपनी। तो दैट मींस मैंने नोट्स में स्पेसिफाई भी कर दिया है, तो यहां पे भी दिस एक्ट दिखाई दे जाए, उसका मीनिंग क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013। और प्रीवियस लॉ कंपनी के भी एग्जांपल दैट इज 1956, 1913 और भी बहुत सारे 1856, 1815 जो अभी मैंने डिटेल के अंदर बताया भी है। तो इट मींस कंपनी मींस दैट कंपनी या तो जो 2013 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर क्या हुई हो? इनकॉर्पोरेट हुई। क्या बस अगर हम ये सेक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या इससे हमें डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आ जाता है? व्हाट इज कंपनी ओवर देयर? अगर आपको किसी एज अ लेमैन को अगर ये डेफिनेशन, ये तो पहले खुद को ही समझानी हो व्हाट इज कंपनी, क्या इस डेफिनेशन से समझा सकते हो खुद को भी या फिर किसी और को? तो एज अ लेमैन समझने के लिए या खुद के लिए भी समझने के लिए एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है उससे डेफिनेशन क्लियर नहीं होती व्हाट इज कॉल्ड एज कंपनी ओवर देयर। बट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं, बट क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट इज कॉल्ड एज कंपनी। उसके लिए लॉर्ड जस्टिस लिंडे यूके के जज ने, दैट इज द जज ऑफ यूके जज,
उन्होंने कंपनी की डेफिनेशन क्या करी है, प्रिस्क्राइब करी है, कि जो हम आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन ऑब्लिक पर्सन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन ऑब्लिक पर्सन। पर्सन ऑब्लिक पर्सन क्यों लिखा हुआ है? कि आज के टाइम में आप, पहले क्या होता था कि दो ही कंपनी होती थी, एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आज के टाइम के अंदर अगर सिंगल पर्सन, 1% कंपनी भी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऑब्लिक पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज अ 1% कंपनी ओवर देयर। दैट मींस एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस, मतलब एक से ज्यादा, या एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन या एक, हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ। जो कंट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं हम मेंबर। हु कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या कहते हैं हम, मेंबर। और मेंबर आप कैश में भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है, मनी में। मनी वर्थ मींस काइंड में भी कंट्रीब्यूट, इक्विवेलेंट टू कैश में भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कैसे? फॉर एग्जांपल लेट एज्यूम कर लो कि कंपनी जहां पे जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनता है उसका, और रजिस्टर्ड ऑफिस या तो लीज पे भी हो सकता है या फिर उसकी ऑन प्रॉपर्टी। मैं एज्यूम कर रहा हूं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लीज प्रॉपर्टी है, लीज है, और हर साल वो फिर मकान मालिक रेंट लेने के लिए आ जाता है। वो लेट एज्यूम रेंट अमाउंट इज 1 लाख पर मंथ, और कंपनी अभी नई नई बनी है, इतनी पैसे नहीं है कि रेंट भी दे पाए। तो कंपनी क्या इशू कर देती है, कंपनी के लेट इज प्रमोटर बोलते हैं दैट इज ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी को, कि सर एक काम करो, अभी तो 1 लाख रुपए कैश है नहीं, आप एक काम करो, हमारी 1 लाख के इक्विवेलेंट हमारी कंपनी क्या ले लो, शेयर्स ले लो। क्या ले लो, शेयर्स। तो वो जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसने पैसा कैश में कंट्रीब्यूट किया या फिर काइंड में कंट्रीब्यूट किया? सर काइंड में किया, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, यूज करने के लिए दे दिया। तो इट मींस हु कंट्रीब्यूट, जो बंदा कंट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं मेंबर। और मेंबर कैश में भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काइंड में भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेंबर कहां पे कंट्रीब्यूट करता है, कॉमन स्टॉक। मेंबर कहां पे कंट्रीब्यूट करता है, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। कॉमन स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल। क्लियरली है? फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट एज्यूम मिस्टर ए ने, लेट एज्यूम मिस्टर ए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस इंडस्ट्री में 100 शेयर्स इन्वेस्ट, 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 100 रुपीज इन्वेस्ट करे। एज्यूम कर रहा हूं शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर। अब एक बात हो, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 100 रुपए दिए, मिस्टर ए ने कितने दिए, 100 रुपए, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। तो मिस्टर ए को कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, 10। तो 10 इंटू 10 100, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स। 10 शेयर्स मिलेंगे मिस्टर ए को। तो याद रखना, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी प्रपोर्शन में आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। और आपने इन्वेस्टमेंट करी कहां है, रिलायंस की कॉमन स्टॉक में। आपने इन्वेस्टमेंट करी कहां है, रिलायंस की कॉमन स्टॉक में, दैट इज कॉल्ड एज रिलायंस की शेयर कैपिटल के अंदर। तो इट मींस रिलायंस की शेयर कैपिटल के अंदर जितने भी इन्वेस्ट करोगे उसके प्रोपोर्शन में आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इट मींस क्या बोलते हैं, जितनी वैल्यू के शेयर्स हैं और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उसकी उतनी वैल्यू के आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एंड एम्प्लॉय इन सम ट्रेड और बिजनेस। अगर आपने रिलायंस को 100 रुपए दिए हैं तो रिलायंस क्या करेगा, वो 100 रुपए का बिजनेस में लगाएगा। कहां लगाएगा, बिजनेस के अंदर। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। और मेंबर्स को, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलते हैं हम, ऑनर्स फंड्स। तो ऑनर को प्रॉफिट भी मिलता है और लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो इट मींस डेफिनेशन क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस हु कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करता है मेंबर्स, कैश में भी कर सकता है, काइंड में भी। कहां पे कंट्रीब्यूट करता है, शेयर कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन स्टॉक। जितने भी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा उसके प्रोपोर्शन में क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। और जितनी कहां पे इन्वेस्टमेंट कर, बिजनेस के लेडीज, अगर किसी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कहां पे इन्वेस्ट करेगी, अपने बिजनेस के अंदर। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो, तो मेंबर को प्रॉफिट भी शेयर करेगा और लॉस भी बियर करना पड़ेगा। क्लियरली है? तो नोट्स के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कॉमन स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल। जो पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है दे आर कॉल्ड एज
members. They are called as members. And members will get the shares. Members will get the shares in the proportion of the investment in the share capital of the company. जितनी भी आप शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी भी आप शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके प्रोपोर्शन में क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. क्लियर है? तो एक डेफिनेशन आपकी सेक्शन में डिफाइंड है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20. एक डेफिनेशन जो आपके यूके जज ने दे दिया. डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि क्लॉज नंबर ही पूछ लें कहां पे डिफाइंड है. क्लियरली या पेपर में आ जाए तो फिर आपको लिखनी भी पड़ेगी. बट अगर समझने के लिए, खुद के लिए भी और अगर सामने वाले को भी समझाने वाली है, तो दिस डेफिनेशन. क्लियर है? और एक एग्जांपल याद है जो सेक्शन के अंदर डिफाइंड है डेफिनेशन, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखा हुआ है? कंपनी मींस दैट कंपनी जो या तो दिस एक्ट मतलब 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर. प्रीवियस कंपनी लॉ में मैंने बता दिया, दैट मींस 1856, 1850, 1930 जिसमें भी क्या हुई है वो इनकॉर्पोरेट हुई है. एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है. टाटा स्टील लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 26 अगस्त 1907. कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 26 अगस्त 1907. कौन सा एक्ट चल रहा था उस टाइम? कंपनीज एक्ट 1882. कौन सा एक्ट चल रहा था उस टाइम? कंपनीज एक्ट 1882. क्लियर है? तो ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. अब बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ फीचर्स ऑफ द कंपनी. तो कई बार अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अंदर डेफिनेशन मत घुसा देना. कई बार बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज कंपनी की डेफिनेशन आती है तो उसके अंदर फीचर्स घुसा देते हैं. ऐसा नहीं कर सकते. अगर फीचर्स के ऊपर या कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, देन यू विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है, देन यू विल राइट द डेफिनेशन. क्लियर है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन. बट इसको स्टार्ट बताने से पहले एक बात बताऊं कि एक नेचुरल पर्सन का बर्थ कैसे होता है. एक नेचुरल पर्सन का बर्थ कैसे होता है? तो डॉक्टर बर्थ सर्टिफिकेट देता है, उसके ऊपर डेट टाइम लिख देता है और उसी दिन क्या हो जाता है? नेचुरल पर्सन का क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है. ऐसे ही कंपनी का भी क्या होता है? जन्म होता है. ऐसे भी कंपनी का क्या होता है? जन्म होता है. कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब उसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आ जाए? जिस दिन, उसी दिन एग्जिस्टेंस में आएगी जिस दिन आरओसी ने क्या उसको इशू कर दिया है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और ये सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कौन करता है? आरओसी. कौन इशू करता है? आरओसी. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. और आरओसी जिस दिन सीओआई इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, उस दिन कंपनी क्या आ जाती है? एग्जिस्टेंस में आ जाती है. और इस सीओआई के अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिखी होती है. क्या लिखी होती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या लिखी होती है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जिस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर आरओसी को क्या, आरओसी ने किसको इशू कर दिया? कंपनी को क्या इशू कर दिया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. उस दिन कंपनी का क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है. उस दिन कंपनी का क्या हो जाता है? बर्थ. दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी के हाथ पैर नाक कुछ होता तो है नहीं. क्लियर है? तो इट मींस नेगेटिवली कह लेके इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. तो एक्ट किसके थ्रू करती है? पीछे माइंड किसका चलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. माइंड किसका चलता है? कंपनी को रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स. बोर्ड डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स. अगर लेट सो मेरी कंपनी में 20 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो 20 लाख है 20 लाख रोज रूटीन एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस में पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं. तो शेयर होल्डर अपने में से किसी 10-12 लोगों क्या करते हैं? एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है कंपनी के अंदर. और बीओडी क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं. क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं. बिजनेस को क्या करते हैं? रन. इट मींस रूटीन एक्टिविटी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. तो इट मींस कंपनी अगर खुद काम नहीं कर सकती तो किसके थ्रू काम करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मींस माइंड किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. बीओडी को क्या बोलते हैं? ब्रेन एंड ओनली ब्रेन ऑफ द कंपनी. अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने के पीछे किसका माइंड चलता है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। या अगर एक ही नाम ले लूं, दैट इज मुकेश अंबानी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए किसका माइंड चल रहा है पीछे? रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। दैट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो किसके थ्रू एक्ट करती है? थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कहीं बार स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आ जाता है इसके ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको बताने से पहले एक मैं बता दूं कि एक नेचुरल पर्सन होता है, उसकी भी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो इट मींस अगर अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, नेचुरल पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, बेचना चाहे, या प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहे, या उसके नाम पे केस हो भी सकता है। अगर वो भी किसी पार्टी के नाम पे केस करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी नेचुरल पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसके अगेंस्ट केस हो भी सकता है, और वो केस करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सेम कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती है। कंपनी के नाम पे केस हो सकता है और कंपनी केस कर भी सकती है, क्योंकि कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय द अदर्स। कंपनी अपने नाम पे कंपनी के अगेंस्ट केस हो भी सकता है, और कंपनी केस करना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे खरीदना चाहे या बेचना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। किसकी तरीके से? जैसे नेचुरल पर्सन की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी है? कंपनी की। और एक लैंडमार्क जजमेंट थी एंड लैंडमार्क केस था, जिसके अंदर डिफाइन हुआ कि कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और केस का नाम याद रख लेना, पेपर में कंफर्म आएगा, सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम, केस का नाम क्या है? सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर दो पॉइंट्स निकले थे। कि पहला पॉइंट की कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड पॉइंट निकला था, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील, जो अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। वो भी कौन से केस से निकला था? सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। दूसरा पॉइंट क्या निकला था? कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो हम डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट फोकस ऑन द सेपरेट लीगल एंटिटी। और उस केस में हुआ क्या था, एक बार मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूं विद द फिगर्स कि एक्चुअली केस के अंदर हुआ क्या था और जज ने कैसे डिफाइन किया कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है? तो सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सैलोमन एक प्रोपराइटर था। स्टार्टिंग में कहते हैं प्रोपराइटर था, इंडिविजुअल था। उसका शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। कौन सा बिजनेस है? शू मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? बिजनेस है। उसने अपना सारा बिजनेस, जिसकी वर्थ, एंटायर बिजनेस जिसकी वर्थ कितनी है? 38,072 पाउंड्स, उसने अपना सारा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। कंपनी का नाम क्या रखा? सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। उसने अपना पूरा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? कंपनी को। और कंपनी का नाम क्या रखा? सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। और कंपनी ने उस सैलोमन को बदले में कुछ कंसिडरेशन दी। क्या दी? सैलोमन ने कुछ बदले में क्या दी? कंसिडरेशन। सैलोमन ने, कंपनी ने क्या इशू करा? सैलोमन को 20,000 के शेयर्स इशू करे, फुली पेड अप शेयर्स, और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करे। और वो भी कौन से? सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करे, वो भी कौन से? सिक्योर्ड। और बाकी जो बैलेंस बच गया, और डिबेंचर कितने अमाउंट के इशू करे? 10,000 के। जो बैलेंस बच गया वो किसमें पेमेंट कर दी? कैश के अंदर। क्लियर है? तो ये कंपोजिशन इशू करी कंपनी ने टू द सैलोमन ओवर देयर। क्लियर है? और अभी मैं आगे बताऊंगा, एक पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 7। कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 7। तो टोटल सैलोमन कंपनी में कितने शेयर होल्डर थे? 7, कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, एक तो वो खुद, और एक उसकी वाइफ, एक उसकी डॉटर, और 4 सन्स। उसने क्या किया? अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपने पास रख लिए, एक शेयर अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, एक डॉटर को ट्रांसफर किया,
चार अपने सन्स को क्या कर दिया, एक एक शेयर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ताकि एक पब्लिक कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 7% चाहिए होते हैं, 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ताकि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। मैक्सिमम अपने सारे शेयर अपने पास रखे और एक शेयर अपनी वाइफ, एक शेयर अपनी डॉटर को, एक एक शेयर अपने सन्स, चारों सन्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ताकि वो पब्लिक कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या कर सके, फुलफिल कर सके। क्लियर लिया। बाद में आगे क्या हुआ, सैलोमन ने क्या करा, बाहर मार्केट से लोन ले लिया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्या बोलेंगे, बाहर मार्केट से लेट दो किसी बंदे से लोन ले लिया। कितने अमाउंट का लोन लिया, 7,000 का। कितने अमाउंट का लोन लिया, 7,000 का। तो क्या बोलेंगे हम, इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन, इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन। बाहर मार्केट से कितने अमाउंट का लोन लिया, 7,000 पाउंड का। क्लियरली है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन ओवर देयर। और बाद में जब कंपनी बहुत डिफिकल्ट तो चल नहीं रही तो कंपनी किस में चलेगी, वाइंडिंग अप। किस में चलेगी, वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप में जब भी कंपनी जाती है तो कंपनी ने, कोर्ट ने क्या किया, लिक्विडेटर अपॉइंट करा। कोर्ट ने क्या अपॉइंट किया, लिक्विडेटर अपॉइंट किया। और लिक्विडेटर ने जब वो असेट्स की वैल्यूएशन करी तो असेट की टोटल वैल्यूएशन निकल के कितनी आई, 6,050 पाउंड। कितनी वैल्यूएशन आई, 6,050 पाउंड। क्लियर है। अब लिक्विडेटर के पास एक क्वेश्चन था, पहले पेमेंट किसकी की जाए, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की 7,000 पाउंड वाले की, या फिर सैलोमन की। कोई रीजन देखो, सैलोमन क्या था, कंपनी का मेंबर के साथ साथ क्रेडिटर भी था, सिक्योर्ड। सैलोमन कंपनी का क्या था, सिक्योर्ड क्रेडिटर। मेंबर तो था ही था, साथ साथ क्या था कंपनी का, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब लिक्विडेटर के पास क्वेश्चन था कि पहले पेमेंट किसकी की जाए, सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलोमन की या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अब केस गया कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने बोला पहली तो बात कि इवन की अगर सारे शेयर्स अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने होल्ड किए, ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ने होल्ड किए हुए हैं, स्टिल हम क्या बोलेंगे, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम क्या बोलेंगे, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सैलोमन और सैलोमन कंपनी लिमिटेड की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। इवन ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द सैलोमन, बट स्टिल कंपनी सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर है। और एक मेंबर, एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के अंदर मेंबर भी हो सकता है एज वेल डायरेक्ट क्रेडिटर भी हो सकता है एट द सेम टाइम। क्लियर है। तो इट मींस, और जब भी हम वाइंडिंग अप के अंदर पेमेंट करते हैं, जब भी हम किसमें वाइंडिंग अप में पेमेंट करते हैं, पहले पेमेंट होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर की, बाद में पेमेंट किसकी होती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। तो इट मींस हाउस ऑफ लॉर्डशिप ने क्या डिसाइड किया, अगर इवन ऑलमोस्ट ऑल द शेयर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल्स, स्टिल कंपनी इट इज कॉल्ड एज वन मैन कंपनी कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल। और हाउस ऑफ लॉर्डशिप ने एक और बात बोली कि जिस दिन कंपनी को सीओआई मिल जाता है और जिस दिन कंपनी में एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उस दिन से कंपनी क्या हो जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मींस जिस दिन आरओसी ने क्या इशू कर दिया, सीओ इशू कर दिया, जिस दिन कंपनी ने जन्म ले लिया, उस दिन से कंपनी क्या हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इवन सारे शेयर्स सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ने होल्ड किया, ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स, तो कह सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय वन मैन कंपनी, बट स्टिल कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियरली है। और एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है एट द सेम टाइम। क्लियरली। तो इट मींस पहले पेमेंट किसकी होगी, जब भी हम वाइंडिंग अप में पेमेंट करते हैं, पहले इट मींस सबसे पहले पेमेंट होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर की, बाद में पेमेंट होती है अनसिक्योर्ड की। तो इस केस के अंदर पहले पेमेंट किसकी होगी, सैलोमन की, और बाद में पेमेंट किसकी होगी, अनसिक्योर्ड की। और पहली तो बात, जितना अमाउंट था उस हिसाब से तो सैलोमन की ही पूरी पेमेंट नहीं हुई, तो अनसिक्योर्ड की पेमेंट तो दूर की बात है। क्लियर। तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज द कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है। और इसी कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकला था, दैट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिस कॉन्सेप्ट का भी हम थोड़ी देर में भी सीखें। क्लियरली। और ये कॉन्सेप्ट इसी केस से निकला था। क्लियर है। और एक पॉइंट और, इसी सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर इवन सारे इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स की होती है, बट स्टिल प्रॉपर्टी का ऑनर कंपनी ही मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स की है,
स्टिल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है? कंपनी, बिकॉज कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और ज्वाइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी. कंपनी के अंदर इवन इन्वेस्टमेंट सारे शेयर होल्डर्स की होती है. स्टिल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन होगा? कंपनी. क्लियरली. और एक केस हुआ था, दैट इज मैकेरो वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. उसके अंदर क्या बोला था? अ मेंबर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. वहां पे क्या बोला था? किसी मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी के अंदर. एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है? कंपनी. क्लियर है? तो इसके अंदर हुआ क्या था? मैकेरो एक इंडिविजुअल है, उसने उस कंपनी के सारे शेयर्स परचेज कर लिए थे एक्सेप्ट 1 शेयर्स. क्लियरली है? और वो कंपनी का क्या था? क्रेडिटर भी था. और उस कंपनी ने क्या किया? एक टिम्बर परचेज किया और उसका इंश्योरेंस करवा लिया. टिम्बर परचेज किया और उसका क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया. और टिम्बर वो जल गया, लॉस्ट इन अ फायर. अब वो कंपनसेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी, वो किसको देगी? उस इंडिविजुअल को देगी या फिर उस कंपनी को देगी? इंश्योरेंस कंपनी किसको कंपनसेशन देगी? उस इंडिविजुअल को देगी, मिस्टर एम को, या फिर कंपनी को देगी? ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है? कंपनी. तो कंपनसेशन भी किसको मिलेगा? कंपनी को. तो मिस्टर एम कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन. तो इट मींस क्या डिसाइड किया इंश्योरेंस कंपनी ने? कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज अ नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट ऑफ द प्रॉपर्टी. शेयर होल्डर का उस प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है, इसलिए कंपनसेशन, इंश्योरेबल कंपनसेशन किसको मिलेगा? कंपनी को, नॉट टू द मिस्टर एम, बिकॉज कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कई बार पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो केस का नाम याद करना है, फैक्ट्स याद करने हैं, ताकि कई बार पेपर में डायरेक्ट केस स्टडी भी आ जाती है. तो इट मींस केस का नाम याद होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? लाइफ टाइम. परपेचुअल का मीनिंग क्या है? लाइफ टाइम. परपेचुअल का मीनिंग क्या है? लाइफ टाइम. एक कंपनी की जो लाइफ वैलिडिटी कब तक की होती है? लाइफ टाइम, इनफिनिटी. मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स चले जाते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. और द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज स्टार्टेड बाय धीरूभाई अंबानी. आज वो नहीं है तो बट क्या रिलायंस इंडस्ट्री चल नहीं रही? चल रही है. तो इट मींस जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो लाइफ टाइम है वो क्या है? इन्फिनिटी. जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक वो चलती रहेगी. मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स चले जाएंगे, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कब तक? जब तक उसको टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता. अब उसको टर्मिनेट कैसे करता है वो भी मैं बता दूंगा. जब तक टर्मिनेट नहीं होती कंपनी क्या होती है? लाइफ टाइम वैलिडिटी. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर उस प्राइवेट कंपनी में अगर लेट बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए और सारे इंप्लॉयज मेंबर्स की लेट डेथ भी हो गई है, स्टिल कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है, रहती है इन द आईज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ आरओसी. अगर प्राइवेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा और इंप्लॉयज या लेट मेंबर्स की अगर डेथ भी हो जाती है, स्टिल कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर रहती है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ आरओसी. ड्यूरिंग द वॉर all the members of private company were killed by a bomb, but the company survived. Not even a hydrogen bomb could have been destroyed. किसके रिकॉर्ड्स में रहती है? आरओसी के. नेक्स्ट इज द कॉमन सील. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? दैट इज कॉल्ड एज कॉमन सील. अब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका हाथ पैर ना कुछ होता तो है नहीं, तो कंपनी साइन कैसे करेगी? कॉमन सील. कॉमन सील क्या होती है? सब्स्टिट्यूट फॉर इट्स सिग्नेचर. अगर कोई नेचुरल पर्सन साइन करता है तो अपने हाथों से करते हैं, या फिर चलो अनपढ़ है तो अंगूठा, बट कंपनी साइन कैसे करेगी? कॉमन सील. कॉमन सील जब भी हम एफिक्स करते हैं तो उसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, और वो क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. वो क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. तो कंपनी खुद तो साइन कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो किसके थ्रू एक्ट कर रही है? अपने डायरेक्टर के थ्रू. तो कॉमन सील इज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ इट्स सिग्नेचर. किसके थ्रू का साइन कैसे करती है कंपनी? कॉमन सील. और जब भी हम कॉमन सील अफिक्स करते हैं, कंपनी का नाम उसके अंदर आता है. इट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब से कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2015 आया है, कॉमन सील, अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी. अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी,
बट कुछ डॉक्यूमेंट में कभी भी कॉमन सेल अडॉप्ट अब फिर भी हम करते हैं, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी, प्रॉक्सी फॉर्म्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, इसके अंदर अभी भी हम कॉमन सेल अडॉप्ट करते हैं. बट स्टिल आफ्टर द अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट 2015, अडॉप्शन ऑफ कॉमन सेल इज नॉट मैंडेटरी. क्लियर लिया. और कॉमन सील को क्या बोलेंगे हम? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. क्या बोलेंगे? कॉमन सील इज इक्वल टू द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी. जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. बट ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी. आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या ओपीसी कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कैन बी अनलिमिटेड कंपनी. बट इसके ऊपर क्या लिमिट बाय गारंटी होती क्या है या लिमिट बाय शेयर्स, डिटेल में मैं बताऊंगा व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज. बट एक हिंट देता हूं, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. अगर मेरी कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. फॉर एग्जांपल, लेट अज्यूम मिस्टर ए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, लेट अज्यूम मिस्टर ए ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, सेम एग्जांपल, और उस एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है. एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले होंगे? 10. कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे? 10. उसने टोटल कंपनी को कितने रुपए देने हैं? लेट अस टोटल कितने देने? उसने 100 रुपए. टोटल कितने देने? उसने 100 रुपए. अगर उसने 70 रुपीज पे कर दी हैं, 70 रुपीज पे कर दी हैं, तो बैलेंस अमाउंट कितना है? 30 रुपीज. बैलेंस अमाउंट कितना है? ये है बैलेंस अमाउंट. तो मींस कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है? सिर्फ अभी मिस्टर ए को कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है? सिर्फ 30 रुपए. अगर कंपनी को 1 करोड़ का भी लॉस हो जाता है, स्टिल मिस्टर ए को रिलायंस इंडस्ट्री को कितनी पेमेंट करनी है? 30 रुपीज. बिकॉज उसकी लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक की. अगर मेरी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, 7 रुपए पे कर दिए, तो कितने पे करने हैं? 3 रुपए. यहां पे एक शेयर की फेस वैल्यू मैंने कितनी ली थी? 10 रुपए. मैंने 100 रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट करने हैं, 70 रुपए मैंने अगर पेमेंट कर दी है, तो मुझे बैलेंस कितना पे करना है? 30 रुपीज. अगर मेरी कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स. क्लियर है? अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और ये जो एक पॉइंट और रह गया था इसके अंदर, ये जो 30 रुपीज है, ये पैसा कब आता है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आफ्टरवर्ड्स. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आफ्टरवर्ड्स. फ्यूचर के अंदर कभी भी कंपनी जब भी शेयर कैपिटल इशू करेगी, तब भी कंपनी क्या पैसा मंगवा सकती है. उसके बाद अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन सी कंपनी है? मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो गारंटी अगर मेरी कंपनी है, वैसे मैं गारंटी के टाइप्स दे, तो गारंटी कंपनी कैन बी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल. अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जब टाइप ऑफ कंपनी कराऊंगा तो लिमिटेड बाय गारंटी के ऊपर तब टाइम लगाऊंगा. बट अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो गारंटी कंपनी के अंदर पैसा कभी भी पहली तो शेयर कैपिटल की फॉर्म में नहीं आता और इनकॉर्पोरेशन पे नहीं आता. पैसा कौन सी फॉर्म में आता है? गारंटी फॉर्म के अंदर. पैसा कौन सी फॉर्म में आता है? गारंटी फॉर्म के अंदर. पैसा कौन सी फॉर्म में आ रहा है? गारंटी फॉर्म के अंदर आ रहा है. मेंबर स्टार्टिंग में कंपनी में प्रॉमिस कर देता है कि जब कंपनी बाउंड अप होएगी तो हम एक्स अमाउंट कंपनी क्या कर देंगे? कंपनी को कंट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉमिस कब किया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या प्रॉमिस किया जा रहा है? कंपनी जब बाउंड अप होगी तब हम क्या कर देंगे? कंट्रीब्यूट कर देंगे.
अभी सिर्फ इतना ही समझने के लिए, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा लिमिटेड बाय गारंटी में विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल होती है, तो क्लॉजेस और ज्यादा समझ में आ जाते हैं क्लियरली। बट अभी तक समझने के लिए लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर पैसा कहां पे आता है? एक तो वाइंडिंग अप में आता है, दूसरा पैसा, दूसरा पॉइंट गारंटी फॉर्म में आता, शेयर कैपिटल की फॉर्म में नहीं आता। अभी तक सिर्फ इतना क्लियर। तो इट मींस यहां पे मेंबर प्रॉमिस करते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय पे कि हम पैसा कंट्रीब्यूट कर देंगे एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और अगर मेरी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो उस मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। अगर मेरी कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड कंपनी है, तो उस मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे अनलिमिटेड कंपनी के अंदर भी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। क्लियर? एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी ओवर देयर। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या होता है? जिस दिन कंपनी को क्या मिल जाता है? सीओआई। क्या मिल जाता है कंपनी को? सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को खत्म करने का तरीका क्या है? वाइंडिंग अप। कंपनी को खत्म करने का तरीका क्या है? वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब कंपनी क्या हो जाती है? वाउंड अप, तो कंपनी क्या होती है? एग्जिस्टेंस के अंदर रहती नहीं है। कंपनी एग्जिस्टेंस, उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है? टर्मिनेट। क्या हो जाती है? टर्मिनेट। और वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन पास करता है? एनसीएलटी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियरली है? तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका सीओआई, कंपनी को वाउंड अप करने का तरीका, टर्मिनेट करने का तरीका, दैट इज अ वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन पास करता है? दैट इज अ एनसीएलटी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियरली? ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? कंपनी के। एक बार रीड कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन। कंपनी को कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है? जिस दिन कंपनी को क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकंड क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी किसके थ्रू एक्ट करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। खुद तो काम कर नहीं सकती। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। कंपनी के अगेंस्ट केस हो भी सकता है और कंपनी केस करना चाहे कर भी सकती है, क्योंकि कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन सील। साइन कैसे करती है कंपनी? थ्रू अ कॉमन सील, बिकॉज इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर मेरी कंपनी उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। बट ये चेक करना पड़ेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में प्रॉमिस कर देते हैं कि हम गारंटी अमाउंट पैसा कब देंगे? जब कंपनी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग अप हो जाएगी। अगर मेरी अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कंपनी को टर्मिनेट करने का तरीका वाउंड अप। कंपनी टर्मिनेट कैसे होती है? वाउंड अप। किसके ऑर्डर पे? एनसीएलटी के ऑर्डर पे। किसके ऑर्डर पे? एनसीएलटी। ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो हमने आज दो पॉइंट कर लिए। फर्स्ट वन इज कंपनी होती क्या है, सेकंड वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, याद है मैंने जब सैलोमन वाला केस पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने पॉइंट बोला था कि उस टॉपिक से या उस केस से दो पॉइंट निकले थे। पहला, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड केस क्या निकला था? डॉक्ट्रिन और लिफ्टिंग ऑफ अ पियर्सिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। अभी एक टॉपिक है क्या, यह कॉन्सेप्ट है क्या, मैं अभी थोड़े साथ साथ डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स। डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स। लिफ्टिंग का मीनिंग उठाना। क्या उठा रहे हैं? पर्दा। व्हील का मीनिंग क्या होता है? पर्दा। तो इट मींस हम कर क्या रहे हैं? कॉर्पोरेट व्हील का मतलब पर्दा उठा रहे हैं। कई बार होता क्या है, लेट अज्यूम ये इमेज आपके सामने दिख रही होगी, एक साइड है कंपनी, बीच में क्या है? पर्दा, और लास्ट में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज अ मेन शेयर होल्डर, दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी।
अब एक्चुअली करते क्या है हम, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एक सेपरेट कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, कंपनी के अगेंस्ट केस हो भी सकता है, कंपनी केस कर भी सकती है। इसलिए बोर्ड डायरेक्टर उसी सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाते थे। कंपनी करते क्या आते हैं बोर्ड डायरेक्टर, कंपनी के नाम पे लोन ले लिया, क्या ले लिया, कंपनी के नाम पे लोन ले लिया बिजनेस पर्पस के लिए, और उसके बाद वापसी नहीं करते थे। मतलब बैंक से लेट में 1 करोड़ का लोन ले लिया, और पर्पस क्या होता है कि बिजनेस पर्पस, लेटिज्म वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, लेटिज्म 1 करोड़ का लोन ले लिया, और अपने लोन लेने के बाद वर्किंग कैपिटल में तो नहीं लगाया, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, और जब ड्यू डेट देने की बारी देने से मना कर दिया। अब एक केस बताओ, एक पॉइंट तो क्या, केस किसके ऊपर करेगा बैंक, कंपनी के ऊपर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर? आप सर आपसे पूछोगे कि इट मींस कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो केस तो किसके ऊपर होना चाहिए, कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उस केस के अंदर जो हमने सेलोमन पढ़ा, उसके अंदर एक सेकंड पॉइंट निकला था कि अगर ऐसा कोई मैलाफाइड एक्टिविटीज होती है कंपनी के पीछे, पर्दे के पीछे छुप के, कोई भी फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स या फ्रॉडुलेंट शेयर होल्डर्स कोई भी मैलाफाइड एक्टिविटी करते हैं, तो हम उस पर्दे को उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसके पीछे कंट्रोल किसका है, उस मैलाफाइड एक्टिविटी के पीछे, एंड वो केस कंपनी के ऊपर नहीं होगा, उन मैलाफाइड या फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के पीछे होगा जिन्होंने क्या किया, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है। फॉर एग्जाम्पल, लेट इज मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेट इज मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इन तीनों ने क्या किया, लोन लिया, क्या दिया, लोन लिया, कितने अमाउंट का, 1 करोड़ का। अब लोन 1 करोड़ का लिया कौन से बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया। बट ये जो 1 करोड़ का लोन था, बोर्ड डायरेक्टर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। किस पर्पस के लिए यूज कर लिया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया था, बट यूज कौन से पर्पस के लिए कर लिया, पर्सनल पर्पस के लिए। जब आईसीआईसीआई बैंक के ड्यू डेट की बारी आई, ड्यू डेट जब आई, तो ये डायरेक्टर्स हैं जो कहो ना, मिस्टर ए, ये बी एंड सी, इन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया, हम पेमेंट नहीं देते। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है वो केस किसके ऊपर फाइल करेगा, ये केस किसके ऊपर फाइल करेगा, एबीसी लिमिटेड के ऊपर या फिर डायरेक्टर्स के ऊपर, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी, केस किसके ऊपर फाइल करेगा? अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे चले तो आईसीआईसीआई बैंक को केस किसके ऊपर फाइल करना चाहिए, एबीसी लिमिटेड, क्योंकि ये जो 1 करोड़ का जो लोन लिया था वो किसके नाम पे लिया था, लोन कंपनी के नाम पे। किसके नाम पे लोन लिया था, कंपनी के नाम पे, तो केस भी किसके ऊपर फाइल होना चाहिए, कंपनी के नाम पे, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नाम पे क्या लिया है, लोन लिया है। बट इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इस केस के अंदर हम देखेंगे इस कंपनी के पीछे, इस कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है, इस कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है, और जिसने ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है तो पेनल्टी उसी फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर फंसेगा कौन, इसके अंदर पेनल्टी किसको देनी पड़ेगी, मिस्टर ए, बी एंड सी। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर फंस जाते हो, अगर आपके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट भी लग जाता है, तो उसके अंदर फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है, जो क्या है, लायबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। वो क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। इनको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा, कंपनी पैसा नहीं देगी,
इनको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट या पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा देना पड़ेगा, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी? अनलिमिटेड। वैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। बट अगर आपके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल लग गया, आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करी है, तो फ्रॉड के चक्कर के अंदर, इस केस के अंदर आपकी जो लायबिलिटीज है, फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलें आगे। तो इसी के अंदर ये सेम पॉइंट लिखा, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल मींस डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब कंपनी को एक बार भूल जाएंगे, एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन, उसके पीछे देखेंगे कंट्रोल किसका है। हमारे एग्जांपल में उस कंपनी एबीसी लिमिटेड के पीछे कंट्रोल किसका था? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड सी। तो उनकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। तो इन अदर वर्ड्स, वेयर द फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट इज यूज्ड फॉर लीगल एंटिटी, द इंडिविजुअल कंसर्न्ड will not be allowed to take shelter behind the corporate personalities। तो हम इट मींस कंपनी के पीछे छुप के आप कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसको हम पर्दे को उठा के देखेंगे रियल कंट्रोल किसका है, और उसके अंदर उनकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्लियरली है? और एक वर्ड है पियर्सिंग, जिसका मीनिंग मैंने अभी तक बताया नहीं था। पियर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? पियर्सिंग का मीनिंग होता है इसके अंदर, इट इज दैट ऑर्डर passed by the court, it is that order passed by the court जिसके अंदर फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? अनलिमिटेड के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है? पियर्सिंग मींस दैट सिचुएशन इन विच कोर्ट पुट असाइड द लिमिटेड लायबिलिटी, इट इज एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, जिसके अंदर कोर्ट क्या करता है? लिमिटेड लायबिलिटी को सेट असाइड कर देता है, एंड होल्ड्स द कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर डायरेक्टर पर्सनली लायबल फॉर द कॉर्पोरेशन एक्शन और डेट्स। पेनल्टी तो एक तो अनलिमिटेड, और सारा पैसा जो फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स पे करेंगे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करेंगे, पर्सनली लायबल, कंपनी उसके लिए ₹1 भी नहीं देगी। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ पियर्सिंग। दो मीनिंग लिखे हुए हैं, एक मीनिंग दैट इज जो गूगल से, एक मीनिंग दैट इज जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से, दैट इज को कहते हैं लीगल मीनिंग, दैट इज अ लीगल मीनिंग ओवर देयर। तो पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल इज द जुडिशियल एक्ट ऑफ इंपोजिंग लायबिलिटी or otherwise immune corporate officer directors and shareholders for the corporation wrongful acts। मीनिंग दोनों बातों में सेम है, तो थोड़ा एक आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने मीनिंग थोड़ा पहले पढ़ा दिया, दूसरे वाला लीगल मीनिंग मैंने बाद में दिखाया। मीनिंग दोनों का क्या है? सेम है। इट इज दैट ऑर्डर पास बाय द कोर्ट अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, एंड उनकी लायबिलिटी लिमिटेड से किस में कन्वर्ट होगी? अनलिमिटेड में, और दे आर पर्सनली लायबल। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। और प्रैक्टिकली हम इस कॉर्पोरेट बिल के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं, डिफरेंट केसेस के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन देखा भी है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डिपार्टमेंट ने इसको केस को, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बिल को यूज कैसे किया है, कैसे फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड में क्या हो गई है? कन्वर्ट हो गई है। क्लियर? तो 1 बाय 1 केस रीड करते हैं, और केस का नाम एंड फैक्ट दोनों पता होने चाहिए। जितने भी केस हम कॉर्पोरेट बिल के अंदर पढ़ेंगे उस सभी केस के नाम एंड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पहला केस कौन सा है? डिनशॉ मैकेंजी पैटेट। कब हुआ था? 1927 में, डिसाइडेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये सारे केसेस कौन कौन किससे रिलेटेड हैं? कॉर्पोरेट बिल। जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या है ये कॉन्सेप्ट। पहला केस का नाम क्या है? डिनशॉ मैकेंजी पैटेट। कौन से ईयर में हुआ था? ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली केस का भी नाम याद हो चलेगा। 1927 में हुआ था, डिसाइडेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये जो फैक्ट्स दे रखे हैं ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, इसी को मैंने ऊपर फैक्ट्स को मैंने नीचे अपने लेमन लैंग्वेज के अंदर विद एग्जांपल्स को रिलेट कर दिया। इट मींस अगर आप ये एग्जांपल समझ में आ गया तो ऊपर फैक्ट जो भी हैं वो सारे क्या आ जाएंगे? समझ में आ जाएंगे क्लियरली। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए, तो डिनशॉ मैकेंजी पैटेट जो है उसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, बाद में पता लग जाएगा आपको। डीएमपी शॉर्ट फॉर्म यूज की है, दैट इज अ डीएमपी। तो जो डिनशॉ मैकेंजी पैटेट है, पहली तो एक इंडिविजुअल है, वो क्या है? एक इंडिविजुअल है। और वो करना क्या चाहता है? पहली तो बात, वो टैक्स नहीं पे करना चाहता। क्या नहीं पे करना चाहता? इट डजंट वांट टू पे अ टैक्स। एंड उसकी मेजर इनकम कहां से डिराइव होती है? या तो इंटरेस्ट इनकम से या फिर डिविडेंड इनकम से। तो स्टेप नंबर 1, डीएमपी क्या है? एक इंडिविजुअल है, एंड उसकी जो मेजर इनकम कहां से डिराइव होती है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। उसकी मेजर पैसा कहां से आता है? तो इंटरेस्ट से आता है, फिर डिविडेंड से आता है। बट ही डजंट वांट टू पे द टैक्स। वो टैक्स पे नहीं करना चाहता, टैक्स की चोरी करना चाहता है। तो उसने क्या किया? एंड स्टेप नंबर 2, लेट अज्यूम डीएमपी की जो मेजर कंपनी है
उस मेजर प्रिंसिपल कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। उस मेजर कंपनी का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज एबीसी लिमिटेड। अब इस टैक्स इविजन के लिए उसने क्या किया? 4 पेपर बेस्ड कंपनी खोली। कितनी पेपर बेस्ड कंपनी खोली? टैक्स इविजन कंपनी के लो या पेपर बेस्ड कंपनी के लो, काम कुछ नहीं करती है, सिर्फ एज इनकॉर्पोरेट कर दी जस्ट टू इवेड द टैक्स। टैक्स की चोरी करने के लिए उसने क्या कर दी? 4 पेपर बेस्ड कंपनी खोल दी। और उस पेपर बेस्ड कंपनी का नाम क्या रखा? ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी एंड डी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को क्या बोलेंगे? पेपर बेस्ड कंपनी या फिर टैक्स इवेजन कंपनी। और ये कंपनी खोली किस लिए थी? टैक्स की चोरी करने के लिए। कंपनी खोली किस लिए है? टैक्स की चोरी करने के लिए। अब हुआ क्या? टैक्स की चोरी करी कैसे? एज्यूम कर रहा हूं कि एबीसी लिमिटेड की टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। एबीसी लिमिटेड की टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। डीएमपी ने क्या डिसाइड किया? डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट ने क्या डिसाइड किया? कि वो जो 4 पेपर बेस्ड कंपनी है, वो 4 पेपर बेस्ड जो कंपनी है, उनको 25-25 हजार का ईच कंपनी को प्रिटेंडेड लोन दे दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन चारों कंपनीज को क्या दे दिया जाए? प्रिटेंडेड लोन दे दिया जाए। अगर प्रिटेंडेड लोन 25-25 हजार का दे दिया तो एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? जीरो। वो क्या हो जाएगी? जीरो। अगर जीरो इनकम है तो टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप इसी चीज को एनालाइज करके देखो, ये 4 कंपनियां खोली किस लिए थी? सिर्फ टैक्स इवेजन पर्पस के लिए। खोली किस लिए थी? सिर्फ टैक्स इवेजन पर्पस के लिए। काम कुछ नहीं करती है, पेपर बेस्ड कंपनी है, काम कुछ नहीं करती है। जब आरओसी की नजरों में इनकॉर्पोरेट कर दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस डिटरमाइन कर दिया, बट काम कुछ नहीं करती है। सिर्फ टैक्स चोरी करने के लिए हमने क्या खोल दी? कंपनी। अगर आप चीज को एनालाइज कर लो तो इन जो चारों टैक्स इवेजन कंपनीज हैं, उसके पीछे कंट्रोल किसका? ये जो चारों टैक्स इवेजन कंपनीज हैं, इसके पीछे कंट्रोल किसका? इन चारों कंपनियों के पीछे डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट। इन चारों टैक्स इवेजन या पेपर बेस्ड कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है? डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट। और जब ये बात डिपार्टमेंट को पता लगी, तो डिपार्टमेंट ने क्या चेक किया? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल का। और जब डिपार्टमेंट को पता लगा ये चारों कंपनियां सिर्फ टैक्स इवेजन कंपनी है, पेपर बेस्ड कंपनी है, काम कुछ नहीं करती है, और ये भी चेक कर लिया, जब चेक कर लिया कि इसके पीछे कंट्रोल डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट का है, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? इट मींस डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड से किस में कन्वर्ट कर दी? अनलिमिटेड में। वो किस में कन्वर्ट कर दी? लिमिटेड के अंदर, अनलिमिटेड के अंदर। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल। तो जब आपको एक्चुअली जब स्टेप नंबर 6 के अंदर पता लगा इन चारों जो पेपर बेस्ड कंपनी है उसके पीछे कंट्रोल किसका है? डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट का। जब ये बात डिपार्टमेंट को पता लगी ये चारों कंपनियां पेपर बेस्ड कंपनी और उसके पीछे कंट्रोल डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट का, तो डिपार्टमेंट ने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर लिया? कॉर्पोरेट बिल। पर्दा उठा के देखा कंपनी के पीछे कि उस चारों पेपर बेस्ड कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है? डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट का। तो डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड से किस में कन्वर्ट होगी? अनलिमिटेड के अंदर। और दे आर डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट इज पर्सनली लायबल। इट इज पर्सनली लायबल। क्लियरली उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से सारा पैसा देना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट केस दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। अब ये सारी बातें जो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताई है, फैक्ट्स में भी यही लिखी है कि उसने 4 कंपनियां इनकॉर्पोरेट करी एंड एग्री टू होल्ड ईच ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एज एन एजेंट ऑफ इट। और उसकी मेजर इनकम कहां से डिटरमाइन होती थी? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। एंड इनकम रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी बट द कंपनी हैंडेड बैक द अमाउंट एज अ प्रिटेंडेड लोन। हमारे एग्जाम्पल में जो एबीसी यूनिट की जो 1 लाख की इनकम थी, चारों जो पेपर बेस्ड कंपनी थी उसको 25-25 हजार का प्रिटेंडेड लोन दे दी, उससे उनकी इनकम क्या होगी? एबीसी यूनिट की 0। और 0 इनकम पर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उन चारों कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका था? डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट का। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और जब डिपार्टमेंट को पता लगा इसी बात का, डिपार्टमेंट ने डिनशॉ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल। और डीएमपी की लायबिलिटी लिमिटेड से किस में कन्वर्ट कर दी? अनलिमिटेड के अंदर। दिस इज द फर्स्ट केस ऑन अ कॉर्पोरेट बिल। सेकंड केस कौन सा है? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब कंपनी और कंपनी के वर्कमैन के बीच में क्या है केस? कंपनी कौन सी है?
एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एंड उनके वर्कमैन के बीच में। अब ये केस किससे रिलेटेड है? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड में कंपनी में पैसा है, प्रॉफिट है, बट वो अपने वर्कर्स को बोनस नहीं देना चाहती। क्या नहीं देना चाहती? वो बोनस पे नहीं करना चाहती। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी बोनस इवेजन के लिए उन्होंने भी पेपर बेस्ड कंपनी खोली, इट मींस टैक्स इवेजन कंपनी खोली। अब उस बोनस इवेजन के लिए उन्होंने जो पेपर बेस्ड कंपनी खोली थी, और बाद में जब वो डिपार्टमेंट को पता लगा कि इट इज अ टैक्स पेपर बेस्ड कंपनी है, तो बाद में एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी जो लायबिलिटी है वो किसमें कन्वर्ट होगी? लिमिटेड से अनलिमिटेड में। एग्जांपल से समझते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ARIL, ARIL का मीनिंग क्या है? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड डू नॉट वांट टू पे द बोनस टू देयर वर्कर्स। वो क्या नहीं पे करना चाहते? बोनस पे नहीं करना चाहते अपने वर्कर्स को। तो उन्होंने क्या किया? दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ टैक्स इवेजन। इसको बेसिकली बोलेंगे बोनस इवेजन कंपनी। क्या बोलेंगे? टैक्स इवेजन सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज बोनस इवेजन कंपनी, या पेपर बेस्ड कंपनी भी बोल सकते हैं। काम कुछ नहीं करते, उन्होंने डिसाइड किया एक बोनस इवेजन कंपनी या पेपर बेस्ड कंपनी खोलेंगे ताकि हमें वर्कर्स को अपने बोनस पे ना करना पड़े। तो ARIL ने इनकॉर्पोरेट कर ली अपनी ABC लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड एज बोनस इवेजन कंपनी। और ARIL ने अपने 51% शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? ABC लिमिटेड को। ARIL ने, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ने एक टैक्स इवेजन कंपनी खोली और अपने 51% वोटिंग राइट किसको ट्रांसफर कर दिए? ABC लिमिटेड को। तो कह सकते हैं ABC लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड ARIL इज द सब्सिडरी कंपनी। ARIL इज द सब्सिडरी कंपनी। बाद में ARIL ने जब डिविडेंड जब डिक्लेयर किया, तो अराउंड लेट अज्यूम एग्जांपल ले लेते हैं कि ARIL की इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए, और उसने 51% डिविडेंड किसको डिक्लेयर कर दिया? ABC लिमिटेड को, जो कौन सी है? टैक्स इवेजन कंपनी, या लेट अज्यूम बोनस इवेजन कंपनी है या पेपर बेस्ड कंपनी है। 1 लाख की इनकम में 51% डिविडेंड किसको डिक्लेयर कर दिया? ABC लिमिटेड को। और बैलेंस 49,000 में उन्होंने क्या कर दिया? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। और सॉरी, बैलेंस 49,000 के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? बोनस डिक्लेयर कर दिया। किसको? अपने वर्कर्स को। अब इसमें 2-3 चीजें एनालाइज करने की है। जो ABC लिमिटेड है वो किसके अंडर कंट्रोल में है? उसमें डायरेक्टर्स कौन है? जो डायरेक्टर्स ARIL के अंदर हैं, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो डायरेक्टर्स हैं, वो सेम डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी के अंदर है? ABC लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट। तो इट मींस ABC लिमिटेड के अंदर कंट्रोल किसका है? डायरेक्टर्स ऑफ ARIL, दैट इज अंडर द, मतलब दोनों कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंपनी किस पर्पस के लिए खोली गई थी? पेपर बेस्ड कंपनी के लिए, दैट इज द बोनस डिवीजन के लिए। एक्चुअल बोनस कितने अमाउंट पे डिक्लेयर होना चाहिए था? 1 लाख पे। कितने पे किया? 49,000। बोनस की क्या कर ली? चोरी कर ली। बोनस ये कर ली, चोरी कर ली। और जब ये बात डिपार्टमेंट को पता लगी, जब ये बात डिपार्टमेंट को लिखी, इट मींस कि जो अबव ABC लिमिटेड कंपनी है वो बोनस इवेजन कंपनी है, और उसके अंदर कंट्रोल, दोनों कंपनीज के अंदर कंट्रोल अंदर सेम मैनेजमेंट, मींस ARIL के डायरेक्टर्स और ABC लिमिटेड के डायरेक्टर दोनों क्या सेम है। तो कंपनी डिपार्टमेंट ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? कॉर्पोरेट बिल का। और डायरेक्टर्स को क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और एक्चुअल बोनस भी करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को। इट मींस उनकी लायबिलिटीज, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अनलिमिटेड के अंदर। लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अनलिमिटेड के अंदर। क्लियर है? दिस इज द सेकंड केस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बिल। एक बार पढ़ भी लेते हैं कि एक्चुअल लिखा क्या। द फैक्ट ऑफ द केस क्या? दैट अ न्यू कंपनी वाज क्रिएटेड बाय होली बाय द प्रिंसिपल कंपनी। हमारे एग्जाम में प्रिंसिपल कंपनी कौन सी है? ARIL। न्यू कंपनी कौन सी इनकॉर्पोरेट करी थी हमने? ABC लिमिटेड। विद नो असेट, असेट कुछ नहीं थी, काम कुछ नहीं करती थी, सिर्फ किस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी? कि बोनस डिवीजन के लिए। उसने प्रिंसिपल कंपनी ने क्या करा? अपने सारे 51% वोटिंग राइट्स क्या कर दिए? उसमें ट्रांसफर कर दिए ताकि उसको डिविडेंड रिसीव हो सके। और उसके बाद जो बैलेंस बच गया वो उसने क्या कर दिया? बोनस डिक्लेयर कर दिया अपने वर्कर्स को, ताकि इट मींस उनकी जो बोनस की जो लायबिलिटी है वो क्या हो चुके? रिड्यूस हो सके। दिस इज द मेन पर्पस बिहाइंड द डायरेक्टर्स ऑफ ARIL टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी, ताकि इस बोनस की जो लायबिलिटी है वो क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। दैट्स। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पता लगा तो उसके अंदर जो एक्चुअल बोनस भी पे करना पड़ा डायरेक्टर्स को और पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। और यहां पे जो लायबिलिटी है लिमिटेड से किस में कन्वर्ट होगी? अनलिमिटेड के अंदर। और यहां पे डायरेक्टर आर पर्सनली
liable. This is the second case on a corporate wheel. Now third case, that is called as Daimler Company Limited versus Continental Tires and Company. Continental Tires and Rubber Company. This is the third case on a concept of a corporate wheel. कौन से ईयर में हुआ था? 1960. कौन से ईयर के अंदर हुआ था? 1916. इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक पॉइंट बताता हूं कि कभी भी अगर आप अपने एलियन एनिमी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अब सबसे पहला क्वेश्चन राइज हो, सर व्हाट इज एलियन एनिमी? कि अगर दो कंट्री के वॉर बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है और उनके सिटीजन के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। स्टार्टिंग से क्या होता है? वॉइड हो जाता है। इट मींस अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी वॉर डिक्लेयर है तो दोनों कंट्री आपस में क्या है? एलियन एनिमी। और दोनों के सिटीजन के बीच में अगर कभी भी कुछ भी ट्रेडिंग होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। ड्यूरिंग द वॉर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमी ड्यूरिंग द वॉर इज वॉइड एब इनिशियो। इट मीन स्टार्टिंग से क्या होगा? नल एंड वॉइड। स्टार्टिंग से क्या होगा? वो नल एंड वॉइड। अगर आप एलियन एनिमी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ड्यूरिंग द वॉर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। केस में हुआ क्या था? एज्यूम करो देयर इज ए कंपनी है जर्मनी के अंदर, ए इंक। वहां पे बाहर वाले देशों में वो लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करते। लेट इज एक जर्मनी में कंपनी है ए इंक एंड एक ब्रिटेन में कंपनी है बी इंक। ब्रिटेन में कंपनी कौन सी है? बी इंक। एक जर्मनी में कंपनी है ए इंक एंड ब्रिटेन में कंपनी दैट इज अ बी इंक। लेट इज ए इंक 51% वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं बी इंक के अंदर। ए इंक कितना होल्ड करती है बी इंक के अंदर? 51% वोटिंग राइट्स। सो ए इंक को क्या बोलेंगे? इज द होल्डिंग कंपनी एंड बी इंक को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो ए इंक को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी एंड बी इंक को क्या बोलेंगे हम? सब्सिडरी कंपनी। और जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में क्या हो गया? वॉर डिक्लेयर। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में क्या हो गया? वॉर डिक्लेयर हो गया। अगर वॉर डिक्लेयर हो गया तो दोनों कंट्री आपस में क्या होगी? एलियन एनिमी। दोनों कंट्रीज आपस में क्या होगी? एलियन एनिमी। तो इट मींस इन दोनों कंट्रीज के सिटीजन के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। आगे बी इंक ने क्या किया? जो ब्रिटेन के अंदर है उसने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। बी इंक ने मिस्टर ए कौन है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, इज अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन। इसको काट के कर लेना, रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन। मिस्टर ए कहां का रहने वाला है? ब्रिटेन का। बी इंक ने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, जो इज अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। बी इंक ने, जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। और मिस्टर ए भी कहां का रहने वाला है? ब्रिटेन का। बाद में मिस्टर ए ने ड्यू डेट पे बी इंक को पेमेंट नहीं करी। मिस्टर ए ने ड्यू डेट पे मिस्टर बी इंक को पेमेंट नहीं करी, तो बी इंक ने ब्रिटेन कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट मिस्टर ए। जब ड्यू डेट की बारी आई, मिस्टर ए ने पेमेंट करने से मना कर दिया, मैं नहीं करता। तो बी इंक ने अगर ब्रिटेन कोर्ट में सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट मिस्टर ए। और कोर्ट में क्या बोल रहा बी इंक? सर हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, इसने ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट नहीं करी। और कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाई है वो किसके फेवर में सुनाई? मिस्टर ए। किसके फेवर में सुनाई? मिस्टर ए। और क्यों सुनाई वो इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने मिस्टर बी इंक को बुलाया, एक बात सुनो, आप ध्यान सुनना कि मिस्टर बी इंक, जो बी इंक है वो किसके कंट्रोल में है? ए इंक। वो किसके कंट्रोल में है? ए इंक। और ए इंक की क्या है? ए इंक कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? जर्मनी में। ए इंक कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? जर्मनी में। बी इंक के अंदर कंट्रोल किसका है? ए इंक का।
और ए इंक कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी और ब्रिटेन में तो क्या हो चुका है? वॉर डिक्लेयर हो चुका है। कोर्ट ने बोला अगर मैं मिस्टर ए से आपको पैसे दिलवा भी दूं तो ये पैसा किसके हाथ में जाएगा? ए इंक के हाथ में, क्योंकि आप ही कंपनी में कंट्रोल किसका है? ए इंक का। तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड विद द एलियन एनिमी। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड विद द एलियन एनिमी। और एनिमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो। को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने मिस्टर बीइंग को बुलाया, बात सुनो, कि आपकी कंपनी के अंदर कंट्रोल किसका है? ए इंक का। अगर मैं आपको मिस्टर ए से पैसे दिलवा भी दूं, हु इज द रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन, तो आप ये पैसा आप पैसा लेके कहां पे जाओगे? ए इंक के पास। और ए इंक कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी और ब्रिटेन में तो क्या डिक्लेयर हो चुका है? वॉर। क्या डिक्लेयर हो चुका है? वॉर। और वॉर डिक्लेयर हो चुका है, दैट मींस दीज टू कंट्रीज आर एलियन एनिमी। दीज टू कंट्रीज आर एलियन एनिमी। और हमने पढ़ा है कि एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो। क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यही था डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल। इट वाज हेल्ड दैट अ कंपनी विल बी रिगार्डेड एज एनिमी करेक्टर इफ द पर्सन हैज डिफेक्टो। डिफेक्टो का मीनिंग होता है एज इट इज, कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स एंड रेजिडेंट इन एनिमी कंट्री व्हेनेवर wherever they made are acting under the instruction from or on behalf of the enemy। तो इट मीन्स अगर दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर होता तो दीज टू कंट्रीज आर एलियन एनिमी। और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रही है तो इट मीन्स दे आर एलियन एनिमी विद ईच अदर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है एलियन एनिमी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। दिस इज द फोर्थ केस ऑन अ कॉर्पोरेट व्हील। नेक्स्ट केस दैट इज अ गिलफर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस मिस्टर होन। नेक्स्ट केस कौन सा है? गिलफर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस मिस्टर होन। अब ये केस भी किस चीज के ऊपर है? कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। एक गिलफर्ड मोटर लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है जीएमएल। गिलफर्ड मोटर लिमिटेड ने मिस्टर होन को एज अपनी कंपनी के अंदर एमडी अपॉइंट कर लिया। अपनी कंपनी के अंदर एज एमडी अपॉइंट कर लिया। किस कंडीशन पे? उस कंडीशन में अपॉइंट किया कि आप हमारी कंपनी से जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको अभी और फ्यूचर के अंदर कभी भी मिसयूज नहीं करोगे। पहला पॉइंट क्या लिखा? कि आपको हमारी कंपनी के थ्रू जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। सेकेंडली, सेकेंड कंडीशन क्या रखी उसने? कि जब भी एज टेन्योर, जब तक आप हमारी कंपनी में एज एमडी काम कर रहे हो, प्लस अगले 5 साल तक, जब आप रिजाइन कर दोगे उससे अगले 5 साल तक सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। क्लियरली है? कॉन्सेप्ट क्या बोला? 2 कंडीशन बोली। जीएमएल एक कंपनी है और गिलफर्ड मोटर लिमिटेड, उसने क्या किया? मिस्टर होन को एज अपनी कंपनी के अंदर एमडी अपॉइंट कर लिया। क्या अपॉइंट कर लिया? मैनेजिंग डायरेक्टर। बट कंडीशन रखी। पहली कंडीशन क्या थी? हमारी कंपनी की कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन को आप मिसयूज नहीं करोगे। सेकेंडली, आप सिमिलर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे। कब? जब तक बाहर कहीं एज सिमिलर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक एज टेन्योर आज हमारी कंपनी में एज एमडी काम कर रहे हो। पहला। दूसरा, 5 years आफ्टर एज रिटायरमेंट, जब हमारी कंपनी में एज एमडी आप रिटायर कर जाओगे तो उससे अगले 5 साल तक भी आज हमारे सिमिलर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे कहीं पे भी। क्लियरली है? और इसी कंडीशन के ऊपर जीएमएल ने मिस्टर होन को एज एमडी अपॉइंट किया और मिस्टर होन ने एक कंडीशन मान ली। मिस्टर होन ने एक कंडीशन मान ली। बट परंतु रिटायरमेंट के बाद मिस्टर होन ने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब न्यू कंपनी में एज्यूम कर रहा हूं एबीसी लिमिटेड। न्यू कंपनी एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कर ली और उसने वो सिमिलर बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, स्टार्ट कर दिया जो जीएमएल का था। अभी रिजाइन करते हुए 5 साल भी नहीं हुए थे, उसने एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। और क्या? और वो सिमिलर बिजनेस रखा। उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज सिमिलर था जैसे जीएमएल का था। तो सिमिलर इट मींस जीएमएल जो काम करती थी सेम वो न्यू कंपनी भी क्या कर रही है? काम कर रही है। बट जीएमएल ने अपॉइंट करते समय उसको क्या बोला था? कि रिटायरमेंट के अगले 5 साल तक भी आप सिमिलर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे।
उसने उस कंडीशन का कर दिया ब्रीच कर दिया, उसने उस कंडीशन का कर दिया ब्रीच कर दिया। जीएमएल ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर होन ने क्या करा कि उस कंडीशन का करा ब्रीच करा। बट मिस्टर होन ने डिफेंस में क्या किया, सर बिजनेस मैं नहीं चला रहा, बिजनेस मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, राइवल बिजनेस में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो कंपनी कर रही है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है, मिस्टर होल ने क्या डिफेंस दिया कि वो खुद बिजनेस राइवल बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, राइवल बिजनेस एज डन बाय द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मिस्टर होल ने क्या डिफेंस लिया कि सर मैं ये राइवल बिजनेस मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रॉमिस का ब्रीच नहीं किया है, ये राइवल बिजनेस कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और हमारी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हमारे एग्जांपल में कौन सी है, एबीसी लिमिटेड। कोर्ट ने क्या बोला, अगर कोई भी न्यू कंपनी दैट इज एबीसी लिमिटेड अगर फ्रॉड की इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट की गई हो, किसकी इंटेंशन से, अगर कोई भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फ्रॉड की इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट की गई है, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉर्पोरेट बिल का, और पर्दा उठा के देखेंगे उस फ्रॉड कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है, उस फ्रॉड कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है, और उस एबीसी लिमिटेड के पीछे कंट्रोल किसका था, मिस्टर होन का। तो कंपनी ने, कोर्ट ने क्या बोला कि मिस्टर होन एंड कंपनी को सिंगल पर्सन ही माना जाएगा, कोर्ट एंड मिस्टर होन को क्या माना जाएगा, सिंगल पर्सन ही माना जाएगा। और कोर्ट ने किसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, मिस्टर होन एंड हिज कंपनी। और कोर्ट को क्या देने, कोर्ट ने क्या बोला, पेनल्टी देनी पड़ेगी किसको, जीएमएल लिमिटेड को, क्योंकि उसने क्या करा, मिस्टर होन ने ब्रीच ऑफ कंडीशन करा, इट मींस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इट मींस उन्हें प्रॉमिस किया था अपॉइंट होने से पहले कि अगले 5 साल तक, रिजाइन होने से अगले 5 साल तक मैं सिमिलर बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बट उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मिस्टर होन को क्या करनी पड़ेगी, लायबिलिटी या पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर्सनली लायबल, एंड द लायबिलिटी इज लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनलिमिटेड के अंदर। किससे कन्वर्ट हो जाएगी, अनलिमिटेड के अंदर। दिस इज द ऑल द केसेस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। और इन सभी केसेस के नाम एंड फैक्ट्स याद करने क्या है, जरूरी है। और मैंने याद करने के लिए नीचे सारे स्टेप बाय स्टेप बता दिए, एग्जांपल्स भी दे दिए, ताकि आपको फैक्ट बड़ी जल्दी से क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियरली है। और किन किन कॉन्सेप्ट के अंदर हम कॉर्पोरेट बिल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कब कब कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट की जाएगी, किन किन केसेस के अंदर पर्दा उठाया जाएगा, किन किन केसेस के अंदर पर्दा उठाते हैं। अगर आप एलियन एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो, अभी पढ़ा ही था डैमलर वाले केस के अंदर, When the corporate used to evade the or circumvent the tax, अगर आप टैक्स की चोरी करोगे, अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करो पेपर बेस्ड कंपनी टैक्स की चोरी करने के लिए, तब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बिल का करेंगे, यूज करेंगे। अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इलीगल पर्पस के लिए या फ्रॉड पर्पस के लिए, जस्ट लाइक गिल्फोर्ड मोटर लिमिटेड के अंदर, तब भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। या अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशन में एग्जांपल आ सकता है बोनस, याद है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर उनके डायरेक्टर्स ने भी तो सेम काम किया था, बोनस की लीगल ऑब्लिगेशन रिड्यूस करने के लिए एक पेपर बेस्ड कंपनी खोल दी थी। तो उस केस के अंदर भी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, कॉर्पोरेट बिल का। या फिर कब यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बिल, व्हेन द कंपनीज फॉर ईच अदर कंपनीज एज द सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। तो इन सभी केसेस के अंदर, इन सभी 5 केसेस के अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। आप इस ट्रेडिंग विद एनियम में एग्जांपल ले सकते हो आप, डैमलर वाला केस, इसमें आ जाएगा डिनशॉ मैकेंजी पैटेट, व्हेन द कॉर्पोरेट यूज्ड टू इवेड द टैक्स। अगर इलीगल पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, गिल्फोर्ड मोटर लिमिटेड, लिख देता हूं, ट्रेडिंग विद एनिमी डैमलर वाला केस आ जाएगा यहां पे आ जाएगा डिनशॉ मैकेंजी पैटेट, डीएमपी शॉर्ट फॉर्म, इलीगल पर्पस जीएमएल गिल्फोर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस हॉर्न का, जो अभी लास्ट केस पड़ा है। अगर इस केस के अंदर आ जाएगा बोनस वाले के अंदर, दैट इज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। क्लियर है, ताकि आपको याद रहे कि जब भी हम पॉइंट पढ़े तो इसके रिलेटेड केस कौन कौन से हैं। तो इन सभी केसेस के अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बिल। तो ये सारे केस किससे रिलेटेड थे,
कॉर्पोरेट व्हील। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, इसके अंदर हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, अगर किसी भी फ्रॉडलेंट डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है कंपनी के नाम पे, तो कंपनी को पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ी, कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं होगा, उन फ्रॉडलेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट केस होगा या उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी rather than the company over there. It means हम चेक करेंगे who are in the control of the company. कंपनी के पीछे कंट्रोल किसका है, हम कंपनी के पीछे फ्रॉडलेंट डाइट को शेल्टर नहीं लेने देंगे, क्लियरली है। तो और उनकी केस के अंदर फ्रॉडलेंट डाइट की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनलिमिटेड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनलिमिटेड के अंदर। और कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि उन फ्रॉडलेंट डाइट की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड से किस में कन्वर्ट होगी, अनलिमिटेड, एंड दे आर पर्सनली लायबल। आज जितने भी टॉपिक मैंने करवाए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। यहां पे आपकी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाता है। पूरा कंपनीज एक्ट खत्म नहीं हुआ, बस सिर्फ यूनिट नंबर 1 खत्म हुई है। मैंने पूरे कॉर्पोरेट लॉ को, दैट इज द कंपनीज एक्ट को पूरे 5 यूनिट में कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहां पे आपकी यूनिट नंबर 1 क्या हो जाती है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर, दैट इज अ टाइप ऑफ कंपनी क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऐसी हर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक एक यूनिट क्या करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड।